जय हिंद दोस्तों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। और हमने उस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं, तो हमने पिछली वीडियो में चौहान वंश के संबंधित बात की थी। चौहान वंश के जितनी भी शाखाएं हैं, इनके बारे में हमने बात की थी। अजमेर की शाखा, सांभर की शाखा तथा नाडोल की शाखा, और इन सभी के संस्थापक व इन्होंने स्थापना कब की थी, वह सन हमने पढ़े थे। सन आप लोगों को याद है? याद नहीं है तो किस प्रकार से याद करोगे? सबसे पहले आपको याद रखना था चौहानों की स्थापना 551 ईस्वी सन में। फिर यहाँ से एक शाखा निकली थी 960 ईस्वी सन में। आप कमेंट करके बताते चलो कि इस सन में कौन सी शाखा निकली। फिर उसके बाद 1113 ईस्वी सन में एक शाखा निकली जो अजय राज के द्वारा। कौन सी शाखा थी? कमेंट करके बताओ। फिर उसके बाद आपको याद रखना था 1181, कौन सी शाखा? इन सभी शाखाओं के नाम आप कमेंट करो। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पिछली वीडियो जरूर देख लें, वहां पर आपको चौहानों की जितनी भी शाखाएं हैं हमारे राजस्थान में, सभी शाखाओं का नॉलेज हो जाएगा। 1181 के बाद हमें याद रखना है 1194 ईस्वी सन रणथंभौर की शाखा। मुझे संस्थापक का नाम कमेंट करके बताओ। उसके बाद आप लोगों को याद रखना था 1241 बूंदी की शाखा। बूंदी में मुझे कमेंट करके बताओ कौन से संस्थापक है। और अंत वाला जो था सिरोही की शाखा, इनका संस्थापक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। और सन मैं आप लोगों को बता रहा हूं 1311 ईस्वी सन। इसी प्रकार से आप भी याद करो, मेरे साथ दोहराओ इन सभी को। 551, 960, 1113, 1181, 1194, 1241, 1311। आपको थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन जब हम इसे एक दो बार पढ़ लेंगे, कहीं अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर ये चीज़ आप लोगों को आसान लगने लगेगी और आप इसमें माहिर बन जाओगे। यह था हमारा कल का रिवीजन। हमने सभी संस्थापक पढ़े और इनकी जितनी भी शाखाएं थी उनसे संबंधित बात करी। आज हम बात करने वाले हैं जो इनकी मूल शाखा थी, सांभर के चौहान। सांभर के चौहान से ही नाडोल तथा अजमेर की शाखा पड़ी। तो आज हम सांभर के चौहानों के बारे में बात करने वाले हैं। सांभर के चौहानों का संस्थापक आप सभी को याद हो गया होगा। क्या नाम है उसका? वासुदेव चौहान। बिल्कुल सही। जितने भी मेरे मित्रों ने कल की वीडियो देखी होगी उन्हें ये नाम बिल्कुल याद हो चुका होगा। सांभर के चौहान इनका संस्थापक कहा जाता है, तो वासुदेव चौहान का नाम आता है। किसका नाम आता है? वासुदेव चौहान का नाम आता है। और ये लास्ट ईयर 2018 में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रीवियस टीसी में भी पूछा जा चुका है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको इन संस्थापकों को पहले याद करना है, फिर इनके जितने भी राजा हैं। आज हम सांभर के चौहान की वंशावली से संबंधित बात करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बाद गुवक प्रथम। गुवक प्रथम के बाद चंदन राज, जिसकी पत्नी आप सभी को पता होगा। प्रश्न RS 2015 में पूछा गया था कि वह कौन सी रानी थी जो पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक लगाती थी। कितने दीपक लगाती थी? प्रतिदिन 1000 दीपक लगाती थी। तो उन रानी का नाम मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिगराज, और सिगराज के बाद हमें पढ़ना है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज चतुर्थ नहीं, विग्रहराज चतुर्थ हम पढ़ेंगे अजमेर में, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं सांभर के चौहान। तो उसमें पढ़ेंगे हम सांभर का पहला प्रतापी राजा जो हुआ है हमारा विग्रहराज द्वितीय। और विग्रहराज द्वितीय के बाद आप लोगों को पढ़ना है दुर्बल राज, और दुर्बल राज के बाद हम पढ़ेंगे वाकपटित राज। वाकपटित राय यह इतना खतरनाक शासक था, इसने अपने पूरे जीवन काल में छोटी मोटी 188 लड़ाई लड़ी है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तथा जो चौहानों का अंतिम शासक है उसका नाम है पृथ्वीराज प्रथम। क्या नाम है उनका? पृथ्वीराज चौहान प्रथम। हमें कितने पृथ्वीराज पढ़ने हैं? हमें राजस्थान के इतिहास में 3 पृथ्वीराज पढ़ने हैं। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज तृतीय। ये 2 और तीसरे नंबर के पृथ्वीराज हम अजमेर के चौहानों में पढ़ेंगे। कल मैं आप लोगों को अजमेर के चौहान पढ़ाने वाला हूं, जिसमें अजय राज से लेके तो पृथ्वीराज तृतीय तक बताऊंगा। फिर उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय का बेटा गोविंद राज, जो रणथंभौर में चौहानों की अलग से स्थापना करेगा, वो हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहानों में। अगर आप लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हो और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रतिदिन वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और हस्तलिखित नोट्स के द्वारा आप लोगों को समझाता हूं। और आप सभी के सहयोग से मेरे 140 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज का मैं टारगेट रखता हूं 150 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को दबा दें। और आज की वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
उन ग्रुप में मैं आपको पढ़ाई के अलावा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तथा बीएसटीसी वालों के लिए मैं प्रतिदिन एक मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूं। उस मॉडल पेपर को देखिए और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से और बेहतर बनाइए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप्स की लिंक मिल जाएगी। और बात करते हैं सांभर के चौहान। सांभर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान, और वासुदेव चौहान ने इनकी स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी सन में। कब की थी? 551 ईस्वी सन में वासुदेव चौहान ने सांभर के चौहानों की स्थापना कर दी। और कहाँ पर की अगर ये पूछा जाए तो वासुदेव चौहान ने सांभर के चौहानों की स्थापना सांभर के आसपास की। कहाँ की? सांभर के आसपास कर दी। और इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी, जिससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। वासुदेव चौहान ने सांभर के आसपास तो चौहानों की स्थापना कर दी, लेकिन अपनी राजधानी इन्होंने बनाया अहिछत्रपुर को। किससे बनाया? अहिछत्रपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और अहिछत्रपुर जिसका वर्तमान नाम है नागौर जिला। क्या नाम है इसका? नागौर जिला वर्तमान नाम है। और वर्तमान में नागौर जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में नागौर जिले को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नगरी के नाम से जाना जाता है? धातु नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और इसी के अलावा नागौर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान को अगर हम 4 भागों में बांटें तो नागौर यह जिला राजस्थान के मध्य में आने वाला जिला है। तो मुझे कमेंट करके बताओ नागौर की वह कौन सी तहसील है जो राजस्थान के मध्य में आती है। प्रश्न आप लोगों को समझ गया है। आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद बात करते हैं अहिछत्रपुर से संबंधित। अहिछत्रपुर आप लोगों को याद रखना है, यह अहिछत्रपुर जांगल प्रदेश की भी राजधानी रह चुका है। जांगल प्रदेश आप सभी को पता है, जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। और अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि बीकानेर का प्राचीन नाम, तब हम बताएंगे जांगल प्रदेश। क्या बताते हैं? जांगल प्रदेश। और प्राचीन नामों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप लोगों को राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनके प्राचीन नाम क्या क्या हैं ये सभी मैंने बता रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियो को ज़रूर देख लें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। जैसे मांड, यह कौन से जिले का प्राचीन नाम था? कमेंट करके बताओ। जबालीपुर, यह कौन से जिले का नाम था? कमेंट करके बताओ। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को मौखिक रूप से ये सारे प्रश्न पूछ रहा हूं। इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बात कर रहे थे हम वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान ने चौहानों की स्थापना कर दी सांभर के आसपास। सांभर आप सभी को पता है जयपुर जिले में आता है। और सांभर की झील जो हमारे 3 जिलों में आती है। कितने जिलों में आती है? 3 जिले। तो गुरुजी वे 3 जिला कौन कौन सा? तो आप लोगों को याद रखना है, अजमेर जिला, दूसरा नागौर जिला, और तीसरा है जयपुर जिला। सांभर झील से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है और आप बिल्कुल परेशान मत हो। आज हम सांभर झील का रिवीजन करने वाले हैं। किसका रिवीजन करने वाले हैं? सांभर झील का आज हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से लगभग मैंने 41 वीडियो बनाई है राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित, को देखकर अपने नोट्स बना सकते हो। तथा बात करते हैं हम सांभर के आसपास, और अहिछत्रपुर को इन्होंने प्रारंभिक राजधानी बना दी। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे चलूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अहिछत्रपुर को राजधानी बना दी, उसके बाद हम बात करने वाले हैं सांभर के जो चौहान हैं, इन चौहानों की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था वह कौन सा शिलालेख है जिस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। तो अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि वह कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। आंसर जरूर बताएं। लगभग 90% बच्चों को पता है। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। में यह लिखा हुआ है कि चौहान क्या थे? ब्राह्मण थे। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न बहुत लोकप्रिय है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ये प्रश्न याद रखना है। उसके बाद हम आज बात करने वाले हैं बिजोलिया शिलालेख से संबंधित। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को बिजोलिया से संबंधित। पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा इसे जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर करते रहें, क्योंकि मेरे पास जितनी भी सुविधा है, ना कोई ब्लैक बोर्ड है और ना ही कोई
दूसरा साधन है एक फ़ोन के माध्यम से और कॉपी पेन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इसे अपने मित्रों में शेयर करते रहें। बात कर रहे थे हम बिजोलिया शिलालेख के बारे में। अभी तक की जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सांभर के चौहान, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनके संस्थापक के बारे में। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी सन में चौहानों की स्थापना करते हैं। कहाँ पर करते हैं? सांभर के आसपास करते हैं। और इनकी प्रारंभिक राजधानी, जो पहली राजधानी है, यह बनाई गई है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है नागौर। और नागौर का आप सभी को पता है धातु की नगरी, और नागौर जिले में ही खारे पानी की सर्वाधिक झीलें पाई जाती है। तो कमेंट करके मुझे बता दो कि नागौर में कौन कौन से खारे पानी की झीलें पाई जाती है। बात कर रहे हैं हम बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमें सांभर के चौहानों की जानकारी मिलती है। तो मैं आप लोगों को बिजोलिया शिलालेख पढ़ाने वाला हूं। तो अब हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख से संबंधित। बिजोलिया से आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहले इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है। एक प्रश्नों के माध्यम से समझा रहा हूं कि किस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके लेखक का नाम आप लोगों को पूछा जा सकता है, तथा यह कहाँ से मिला यह भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि कौन से मंदिर से मिला, यह भी आप लोगों को याद रखना है। कौन से मंदिर से मिला, यह भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है कि यह कौन से शासक के समय का है। कौन से शासक के समय का है, ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। उस शासक का नाम आप लोगों को याद रखना है, तथा यह कौन से सन का है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसे किसने लिखवाया था। किसने लिखवाया था, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। उस शासक का नाम हम पढ़ने वाले हैं। तथा यह बिजोलिया शिलालेख कितने पदों में लिखा गया है, कितने पदों में लिखा गया है, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह कौन सी भाषा में लिखा गया है? क्या लिखा गया है? बिजोलिया शिलालेख यह कौन सी भाषा में लिखा गया है? कमेंट करके बता सकते हो अगर आप लोगों को सभी प्रश्नों के आंसर पता है तो चलिए अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके लेखक का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो लगभग 95% स्टूडेंट को पता होगा। इसके लेखक का नाम है गुणभद्र। क्या नाम है? गुणभद्र। यह बिजोलिया शिलालेख के लेखक है। और बिजोलिया शिलालेख का संबंध कहाँ से है? तो यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। कौन से जिले से है? भीलवाड़ा जिले से संबंधित रखता है। और अगर आप लोगों को प्रश्न पूछा जाए कि यह कौन से मंदिर से मिला, प्रश्न मैंने लिख रखा है कौन से मंदिर से बिजोलिया शिलालेख प्राप्त हुआ, तो हम बताते हैं यह पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ? पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। और उसके बाद आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है, यह कौन से शासक के समय का है? तो यह हमारे अजमेर के शासक हुए हैं सोमेश्वर। क्या नाम है? अजमेर के शासक हुए हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर ये वह शासक है जिन्हें दिल्ली दहेज में मिली थी। और आप सभी को पता है पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी का नाम है सोमेश्वर। तो मुझे कमेंट करके बताओ सोमेश्वर के पिताजी का नाम क्या है? प्रश्न आप लोगों को समझ गया? मैंने क्या पूछा? मैंने बताया आप लोगों को सोमेश्वर ऐसा शासक है जिसे दिल्ली दहेज में मिली, तथा यह पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी हैं। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताने वाले हो सोमेश्वर के पिताजी का नाम क्या है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और कमेंट करने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको जानकारी पता है तो आप जानकारी कमेंट बॉक्स में रखो, और जिस भी मित्र को नहीं पता है वो कमेंट में ज़रूर देखेगा और वहां से उसकी मदद होगी। और शिक्षा में अगर आप किसी की मदद करते हो तो शिक्षा आपकी दुगनी ही होगी, ना कि कभी कम होगी। तो बात कर रहे हैं अगले प्रश्न पर, यह कौन से सन का है? तब हम बताएंगे यह 1170 ईस्वी सन का है। कौन से सन का है? 1170 ईस्वी सन का है, आप लोगों को याद रखना है। तथा बिजोलिया शिलालेख को किसने लिखवाया, कौन से शासक ने लिखवाया, ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो अब हम बताएंगे इसको जो लिखवाया है उनका नाम है गोविंद। क्या नाम है? गोविंद। इन शासक ने उसे लिखवाया है। तथा यह कितने पदों में लिखा गया है? तो यह 13 पदों में लिखा गया है। कितने पदों में लिखा गया है? 13 पदों में यह बिजोलिया शिलालेख लिखा है। और कौन सी भाषा में लिखा है? तो यह बिजोलिया शिलालेख लिखा गया है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँगा, राजसमंद के पास में एक शिलालेख मिलता है जो भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, 25 शिलालेखों पर लिखा गया है। तो मुझे कमेंट करके बताओ वह शिलालेख कौन सा है और कौन सी भाषा में लिखा गया है।
क्योंकि जब मैंने आपको राजसमंद झील पढ़ाई थी तो वहां पर वो बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आप लोगों ने राजसमंद झील नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में राजस्थान की ज्योग्राफी या प्लेलिस्ट को देख लीजिए। 41 वीडियो बना दिए हैं, वहां पर राजसमंद वाली झील को भी समझाया है। नौ चौकी की पाल, सारी चीजें मैंने वहां पर समझाई है। राजसमंद जिले में है तथा निर्माण किसने किया, उसके आसपास कौन से मंदिर बने हुए हैं तथा उसकी नींव किसने रखी, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। बैक टू द पॉइंट, और हम बात कर रहे थे बिजोलिया शिलालेख के बारे में। बिजोलिया शिलालेख सभी प्रश्न आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। तो बिजोलिया शिलालेख से हमें सांभर के चौहानों की जानकारी मिलती है तथा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही हमें पता चलता है सांभर झील का निर्माण, किसका निर्माण, सांभर झील का निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने किया था। किसने किया था, वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण किया। यह हमें किसके अनुसार पता चलता है, तो यह हमें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही पता चलता है। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। और मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं आपको सांभर झील का रिवीजन करवाने वाला हूँ। किसका रिवीजन करवाने वाला हूँ, सांभर झील का रिवीजन करवाने वाला हूँ। यह टॉपिक है हमारे राजस्थान भूगोल का। एक बार मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एक बार वहां से प्लेलिस्ट जरूर देख लें। सांभर झील का अगर मैं आपको रिवीजन करवाऊं तो सांभर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मुझे कमेंट करके बताओ भारत की खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है। अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और राजस्थान के साथ साथ सांभर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था सांभर झील से राजस्थान का लगभग 80% नमक निकलता है और भारत का कितने प्रतिशत नमक निकलता है, 8.7% नमक निकलता है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बस हम रिवीजन कर रहे हैं। सांभर झील से आप लोगों को याद रखना है, सांभर झील के पास में ही देवयानी तीर्थ स्थान है तथा यहीं पर शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि शाकंभरी माता का मंदिर यह वासुदेव चौहान ने बनाया था। इसी कारण शाकंभरी माता को चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि चौहानों की आराध्य देवी किसे कहा जाता है। अगर पता है तो कमेंट जरूर करें, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देखिए, वहां पे सारे टॉपिक मैं क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद एक और प्रश्न कि चौहानों के कुल देवता किसे कहा जाता है। कमेंट करके जरूर बताना अपने सारे आंसर। बात कर रहे हैं हम शाकंभरी माता के मंदिर के बारे में। शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण किया है वासुदेव चौहान ने। और कहाँ पर किया था, तो सांभर झील के पास में किया था। और यह चौहानों की कुल देवी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सांभर झील के पास में ही है स्थित देवयानी का तीर्थ स्थान। किसका तीर्थ स्थान है, देवयानी का तीर्थ स्थान है। और देवयानी के तीर्थ स्थान आप सभी को पता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है तीर्थों की नानी। क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी इसे कहा जाता है। तो मुझे कमेंट करके बताओ तीर्थराज किसे कहा जाता है, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है और तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है। ये प्रश्न है, आप सभी को पता है इनके आंसर, लेकिन किसी किसी विद्यार्थी को नहीं पता होते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट कर दोगे तो उन विद्यार्थियों की भी सहायता हो जाएगी। बात करते हैं आगे। यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान को किस प्रकार से याद करोगे, वासुदेव चौहान जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई अहि छत्रपुर। और वासुदेव चौहान की जानकारी कहाँ से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। चौहानों की जानकारी भी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमें पता चलता है सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया था और शाकंभरी माता का मंदिर भी वासुदेव चौहान ने बनाया था। शाकंभरी माता यह चौहानों की कुल देवी है। तो चौहानों की आराध्य देवी और चौहानों के कुल देवता आप कमेंट करके बताने वाले हो। फिर हम सांभर झील का रिवीजन कर रहे थे। सांभर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तथा भारत की यह दूसरे स्थान वाली सबसे बड़ी झील है। राजस्थान का 80% नमक उत्पादन होता है और भारत का 8.7% नमक उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन जो गुजरात राज्य से होता है, लेकिन अगर झीलों से संबंधित बात करें तो हमारे राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। कौन सा स्थान है हमारे राजस्थान का, प्रथम स्थान है। अगर आपको सिर्फ ऐसा पूछें कि नमक उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तब हम बताएंगे गुजरात राज्य। कौन सा राज्य, गुजरात राज्य। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में झीलों से नमक उत्पादन करने में कौन सा राज्य प्रथम है, तब हम बताएंगे हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान जिला जो 33 जिले हैं तथा 7 संभाग हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 4 जिलों के साथ, जो लगती है पाकिस्तान देश के साथ। और अंतर्राज्य सीमा बनाता है 5 राज्यों के साथ, जो कितनी है मुझे कमेंट करके बताओ। और वह 5 राज्य कौन से हैं यह भी आप कमेंट करके बता सकते हो।
वासुदेव चौहान के बाद जो चौहानों के अगले शासक हुए उनके बारे में हमें पढ़ना है और यह भी इंपॉर्टेंट शासक है। इन्होंने चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ का मंदिर बनवाया था। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर बनवाया था आप सभी को पता है, सीकर जिले में बनवाया था। और सीकर जिले से आप लोगों को याद रखना है खंडेला की पहाड़ी एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम आप मुझे बता सकते हो। उस नदी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की आंध्र प्रवाह की पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हम उस नदी का नाम लेते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ सीकर खंडेला की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम स्थान होता है। वासुदेव चौहान के बाद हम शासक पढ़ रहे हैं गुवक प्रथम। क्या नाम है? गुवक प्रथम इनका नाम है और इन्होंने निर्माण करवाया था हर्षनाथ के मंदिर का। किसके मंदिर का? हर्षनाथ के मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। और हर्षनाथ से आप लोगों को याद रखना है इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? सीकर जिले में। कौन से जिले में इनका मंदिर बना हुआ है? सीकर जिले में इनका मंदिर बना हुआ है। हर्षनाथ जी यह चौहानों के कुल देवता कहलाए। और कुल देवता के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है इनका जो मंदिर है, किसका मंदिर? हर्षनाथ का मंदिर। किसका मंदिर? हर्षनाथ का मंदिर। यह तुड़वाया था औरंगजेब ने। किसने तुड़वाया था? औरंगजेब ने यह मंदिर तुड़वा दिया था। औरंगजेब से आपको दो युद्ध याद रखने हैं, 1658 और उसके बाद 1659, जहां पर ये अपने बड़े भाई के साथ युद्ध करता है। तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो वह दोनों युद्ध कौन से हैं, क्योंकि इतिहास आपको इसी तरह पढ़ना पड़ेगा। इतिहास अगर आप बस चौहान चौहान पढ़ते रह गए तो बाकी के वंश को क्या करोगे तथा बाकी के वंश को टाइम कब दोगे। जितनी भी चीज़ें आप लोगों को याद आती है आप जोड़ते चलो, लिंकिंग स्टडी इसे ही कहते हैं। बात कर रहे थे हम गुवक प्रथम के बारे में। गुवक प्रथम ने निर्माण किया हर्षनाथ के मंदिर का सीकर जिले में। हर्षनाथ जी चौहानों के कुल देवता कहलाए तथा इनका मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया था। और हर्षनाथ के मंदिर से आपको याद रखना है यह समस्त भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर लिंगो उद्भी मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? लिंगो उद्भी मूर्ति है। यह समस्त भारत का एकमात्र मंदिर है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि समस्त भारत का एकमात्र वह मंदिर कौन सा है जहां पर भगवान शिव की लिंगो उद्भी मूर्ति है, तो हम बताएंगे हर्षनाथ का मंदिर। हर्षनाथ से आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, नोट लगाकर एक लिख लो, हर्षनाथ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियाँ? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तो यह कौन से जिले में है? तो आप लोगों को याद रखना है यह है अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में आप लोगों को याद रखना है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयनाथ की पहाड़ी यह कहाँ पर है? कमेंट करके मुझे अपना आंसर जरूर बताएं कि उदयनाथ की पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है। बात कर रहे थे हम गुवक प्रथम के बारे में। किस प्रकार से इसका रिवीजन करोगे? रिवीजन हमें करना है, इन्होंने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ जी चौहानों के कुल देवता हैं और इनका मंदिर औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। औरंगजेब से आपको राजस्थान के संबंधित दो युद्ध याद रखने हैं, 1658 तथा 1659। कमेंट करके बताओ दोनों युद्धों का नाम। और हर्षनाथ के मंदिर से आपको याद रखना है यह समस्त भारत की एकमात्र लिंगो उद्भी मूर्ति है जो कहाँ पर है? हर्षनाथ के मंदिर में। और निर्माण किसने किया? गुवक प्रथम ने किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं चौहानों का अगला शासक। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा आप लोगों को समझ में आ चुका है। हमने वासुदेव चौहान पढ़ा जो चौहानों का आदि पुरुष है, चौहानों का प्रथम पुरुष है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि चौहानों का आदि पुरुष कौन सा है और चौहानों का प्रथम पुरुष कौन सा है। तो दोनों अगर प्रश्न पूछे जाए तो आपको आंसर लगाना है वासुदेव चौहान। राजधानी अही छत्रपुर। और आप इसे रिवीजन कर सकते हो, बिजोलिया शिलालेख को कहीं नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। बिजोलिया शिलालेख आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। तो हम पढ़ रहे थे गुवक प्रथम और इनको हमने खत्म कर दिया। उसके बाद चौहानों के जो अगले शासक हैं इनका नाम है चंदन राज। चंदन राज इनका नाम है और चंदन राज से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। इनको याद ना करते हुए हमें इनकी पत्नी के बारे में पढ़ना है। चंदन राज की एकमात्र सगी पत्नी थी। इस सगी पत्नी का नाम था रुद्राणी। क्या नाम था इस सगी पत्नी का? रुद्राणी इनका नाम था। और रुद्राणी को ही इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? तो रुद्राणी को इतिहास में आत्मप्रभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आत्मप्रभा के नाम से इन्हें इतिहास में जाना जाता था। और हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है, तो आपको याद रखना है रुद्राणी यह वही रानी थी जो पुष्कर झील के पास में प्रतिदिन 1000 दीपक लगाती थी। RS 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्या बात आप लोगों को याद रखनी है? रुद्राणी यह वही रानी थी जो पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक प्रतिदिन लगाती थी। कितने दीपक लगाती थी? 1000 दीपक प्रतिदिन लगाती थी। और किसी के मन में यह प्रश्न आया है क्या, दीपक क्यों प्रतिदिन लगाती थी? तो आप लोगों को याद रखना है, रुद्राणी यह रानी काल सर्प रोग से पीड़ित थी। कौन से रोग से पीड़ित थी? काल सर्प रोग से यह पीड़ित थी, इसीलिए यह प्रतिदिन पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक लगाती थी, ताकि यह इस काल सर्प रोग से मुक्त हो सके। और इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। हमने क्या पढ़ा, आप लोगों को समझा? चंदनराज के बारे में हमने पढ़ा। चंदनराज जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस इसकी पत्नी से लेना देना है। इसकी एक सगी पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी, जिसे इतिहास में जाना जाता था आत्मप्रभा के नाम से। और यह क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि यह प्रतिदिन पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक लगाती थी। कितने दीपक लगाती थी? 1000 दीपक लगाती थी। क्यों लगाती थी अगर पूछा जाए तो यह कालसर्प रोग से पीड़ित थी। बात करते हैं हम चौहानों के अगले शासक के बारे में। और यह शासक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें ही चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा कहा जाता है। और स्वतंत्र राजा इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पहले चौहानों के जितने भी राजा हुए हैं, यह सभी के सभी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यह गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। उस शासक का नाम आप लोगों को याद रखना है। उस शासक का नाम है सिगराज। क्या नाम है? सिगराज उस शासक का नाम है। सिगराज से आपको दो बातें याद रखनी है। सिगराज चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा। और उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि इनके पहले जितने भी राजा थे, यह सभी किसके अधीन थे? तो यह सभी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। किसके अधीन थे? गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। और चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हम आंसर लगाएंगे सिगराज चौहान। सिगराज चौहान चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा, तथा इनके पहले जितने भी शासक थे यह सभी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। बात कर रहे हैं हम सिगराज की। सिगराज हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। इसके बाद बात करते हैं चौहानों के अगले शासक। अगले शासक जो इतने इंपॉर्टेंट है, वह हुआ है चौहानों का पहला प्रतापी राजा। तो उस राजा का नाम क्या है? आप सभी को याद रखना है, विग्रहराज। आप सभी को याद रखना है विग्रहराज द्वितीय। क्या नाम याद रखना है? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज चतुर्थ नहीं है, विग्रहराज चतुर्थ तो अजमेर वाला है, जिसने अजमेर में एक पाठशाला खोली थी। और उस पाठशाला को कौन तोड़ता है? तो नाम आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक उस पाठशाला को तोड़ देता है। और वहां पर किसका निर्माण करता है? अढ़ाई दिन के झोपड़े का। बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। किसने निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया। तथा कौन से शासक के समय में निर्माण हुआ? तो हमारे चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। ये बात करेंगे हम कल के लेक्चर में। आज हमें पढ़ना है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय से संबंधित दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह चौहानों का पहला प्रतापी राजा था। प्रतापी राजा था। और उसके बाद आप लोगों को याद रखना है प्रतापी राजा क्यों बना, भाई इसने किया क्या? तो इसे चौहानों का पहला प्रतापी राजा मानने लगे। तो आप लोगों को याद रखना है, इसने सांबर में ही नहीं तो राजस्थान के बाहर गुजरात में जाकर, कहाँ जाकर? गुजरात में जाकर चालुक्य वंश का एक शासक हुआ। उस शासक का नाम आप लोगों को याद रखना है, उसका नाम है मूलराज प्रथम। क्या नाम है उनका? मूलराज प्रथम को पराजित किया, इसीलिए यह चौहानों का पहला प्रतापी राजा कहलाया। अगर सांबर में ही लड़ाई करता तो इतना प्रसिद्ध नहीं होता, लेकिन यह सांबर ही नहीं पूरे राजस्थान के बाहर निकला और गुजरात में जाकर इसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। और मूलराज प्रथम को पराजित करने के बाद इसने वहां पर भड़ोच नामक स्थान को, कौन से स्थान को? भड़ोच नामक स्थान को अपने अधिकार में ले लिया। और भड़ोच नामक स्थान पर एक माता का मंदिर बनवाया। उस माता का नाम है आशापुरा माता। क्या नाम है? आशापुरा माता का मंदिर विग्रहराज द्वितीय ने कहाँ बनाया? अगर ऐसा पूछा जाए तो हम बताएंगे भड़ोच बंदरगाह या फिर भड़ोच स्थान। भड़ोच बंदरगाह यह एक व्यस्तम बंदरगाह है। और यह कहाँ पर है? तो यह गुजरात राज्य में है। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई? आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई। हम विग्रहराज द्वितीय पढ़ रहे थे। विग्रहराज द्वितीय
पहला प्रतापी राजा और आपसे स्वतंत्र राजा पूछे तो आंसर लगाना है सिंहराज। क्या लगाना है? सिंहराज लगाना है। ऑप्शन में अगर सिंहराज आया तो सिंहराज भी लगा सकते हो। नाम किस प्रकार से आएगा आप यह देख लेना और अच्छे से क्वेश्चन को समझ के फिर अपना आंसर देना। विग्रहराज द्वितीय जो प्रतापी राजा है और स्वतंत्र राजा है सिंहराज, और प्रतापी राजे से हम पढ़ रहे थे गुजरात में जाकर, खटे जाकर, गुजरात में जाकर, खटे जाकर, गुजरात में जाकर इन्होंने मूलराज प्रथम को पराजित किया था जो चालुक्य वंश से संबंधित थे, और भड़ोच नामक स्थान को अपने अधिकार में ले लिया और वहीं पर एक माता का मंदिर बनवाया। उस माता का नाम है आशापुरा माता का मंदिर। आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जालोर के चौहानों की आराध्य देवी कौन सी है, तो बताते हैं जालोर के चौहानों की आराध्य देवी है आशापुरा माता। कौन है? आशापुरा माता आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एक और शासक का नाम आता है, उस शासक का नाम है दुर्लभ राज। क्या नाम है? दुर्लभ राज इनका नाम है। और दुर्लभ राज से आपको क्या याद रखना है? यह इतने दुर्लभ थे कि इसके काल में सांभर के चौहानों पर मुसलमानों ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? मुसलमानों ने आक्रमण किया था, और इन्होंने मुसलमानों के आक्रमण को असफल बनाया। किसका असफल बनाया? मुसलमानों के आक्रमण को। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शासक है जिसने सांभर पर मुसलमानों के आक्रमण को असफल बनाया? तो आप लोगों को याद रखना है दुर्बल राज शासक, इन्होंने मुसलमान के आक्रमण को असफल बनाया। दुर्लभ राज से आपको बस एक ही बात याद रखना है, यहीं से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद एक और शासक हुए, उनका नाम हमें याद रखना है, वो है वाकपति राज। और वाकपति राज से आपको एक बात याद रखनी है, वाकपति राज इन्होंने अपने पूरे काल में 188 लड़ाइयाँ लड़ी है, इसीलिए यह चौहानों में एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं और हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? वासुदेव चौहान पढ़ लिया तथा गुवक प्रथम पढ़ा, चंदन राज पढ़ा, जिसको कुछ नहीं पढ़ा उसकी सगी पत्नी को पढ़ा, रुद्रानी को पढ़ा, आत्मप्रभा को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा सिंहराज चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा, फिर हमने पढ़ा विग्रहराज द्वितीय चौहानों का पहला प्रतापी राजा, और हमने पढ़ा दुर्लभ राज जिसके काल में मुसलमानों ने आक्रमण किया था और इसने असफल किया था। उसके बाद हमने पढ़ा वाकपति राज। वाकपति राज ऐसा शासक था जिसने अपने पूरे जीवन में 188 छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी है और यह चौहानों का प्रसिद्ध शासक हुआ है। इसके बाद बस एक शासक बच जाता है जो है हमारे सांभर के अंतिम शासक, क्योंकि इनके जो पुत्र हुए हैं इन्होंने सांभर को छोड़कर अजमेर में अपना राज किया और अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। अजयराज आप सभी को पता है यह किसके पुत्र थे? अजयराज यह पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान प्रथम के। किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के यह पुत्र थे। आप सभी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मुझे पता है, तो ये लो आपको नाम दिख गया। तो बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान प्रथम के बारे में। पृथ्वीराज चौहान प्रथम से आपको एक बात याद रखनी है कि इनका एक मंत्री था, इस मंत्री का नाम था हट्टड़ परमार। क्या नाम था? हट्टड़ परमार इसका नाम था। और हट्टड़ परमार से आपको याद रखना है इन्होंने निर्माण किया, किसका निर्माण किया भाई? इन्होंने निर्माण किया रेवासा गांव शिखर में जीर्ण माता का मंदिर। किन माता का मंदिर? जीर्ण माता का मंदिर। जीर्ण माता आप सभी को पता है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए मैं जीर्ण माता को ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान में एक लोकप्रिय प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी लोक देवी है जिनका गीत सबसे लंबा है, तो हम बताते हैं जीर्ण माता का गीत यह सबसे लंबा है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि वह कौन से लोक देवता हैं जिनका गीत सबसे लंबा है। अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आप लोगों को मैंने पढ़ाया पृथ्वीराज चौहान प्रथम, इसका एक मंत्री हट्टड़ परमार, इसने रेवासा गांव शिखर में जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। मुझे कमेंट करके बताओ कि जीर्ण माता का जो मंदिर है यहाँ पर घी केंद्र सरकार भेजती है या राज्य सरकार भेजती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों ने जीर्ण माता के बारे में पढ़ रखा होगा तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होगी। उसके बाद इनके पुत्र का नाम आपको याद रखना है, इनके पुत्र थे अजयराज चौहान। क्या नाम है? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने सांभर से अलग होकर अजमेर में इन्होंने चौहानों की एक शाखा का स्थापना की और इसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। हम कल का विषय पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। आज का हमारा टॉपिक था सांभर के चौहान। तो इतने राजा आप लोगों को याद करने हैं। किस प्रकार से याद करोगे मेरे भाइयों? तो इसे याद करना है 551, 960, 1113, 1181, 1194, 1241, 1311। सभी शाखाओं के नाम आप कमेंट करके बता सकते हो।
फिर सांभर के चौहान हमने पढ़ा, जिसमें वासुदेव चौहान को याद करना बहुत ज़रूरी है। बिजोलिया शिलालेख के बारे में जितने प्रश्न बनते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई प्रश्न बनता है तो आप वहाँ पर इसे ऐड कर देना। और चौहानों को बिजोलिया शिलालेख में क्या बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद सांभर झील हमने पढ़ी, रिवीजन भी इसका किया। अगर सांभर झील आपको अलग से पढ़नी है, स्पेशल पढ़नी है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। फिर हमने शाकंभरी माता पढ़ा, जो चौहानों की कुल देवी है, चौहानों की आराध्य देवी जीण माता और चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ जी। हर्षनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? गुवक प्रथम ने बनवाया, जो चौहानों के कुल देवता हैं। और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में बनी हुई है। फिर हमने चंदनराज को पढ़ा, चंदनराज को कुछ नहीं पढ़ा, रुद्रानी को पढ़ा। सिंहराज चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा और विग्रहराज द्वितीय चौहानों का पहला प्रतापी राजा। उसके बाद हमने दुर्बल राज, जो मुसलमानों के आक्रमण को असफल बना देता है। और हमने पढ़ा वाकपति राज, जो अपने जीवन काल में छोटी मोटी 188 लड़ाइयाँ लड़ता है। और अंतिम शासक हुए पृथ्वीराज चौहान प्रथम, जिसका हमने एक सेनापति या फिर ऐसे कह लो एक मंत्री के बारे में पढ़ा, जिसका नाम था हट्टड़ परमार। और हट्टड़ परमार ने क्या किया था? रेवासा गांव सीकर में जीण माता के मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पर आप जीण माता को और अच्छी तरीके से जोड़ सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं जोड़ रहा हूँ जीण माता से। फिर हमने पढ़ा पृथ्वीराज चौहान प्रथम के एक पुत्र, जिसका नाम है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान सांभर से अलग होकर अजमेर में एक स्वतंत्र चौहानों की शाखा बनाते हैं, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तथा अजमेर के जितने भी शासक हुए हैं, जैसे अजयराज, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तृतीय, इन सभी शासकों के बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार से लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा टारगेट है 150 सब्सक्राइबर का, तो जितना इसे हो सकता है अपने मित्रों में शेयर करते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। अगर कोई गलती हुई है तो उसे भी बता देना। अगर कोई सजेशन है तो वो भी बता देना। आप लोगों को हर रोज़ अच्छे से अच्छा मटेरियल देने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए। किस प्रकार की वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।